Hello Commandos, welcome to Biometers classes online. So today we are going to start a new chapter in our class 12 physics and the name of the chapter is alternating current. अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर ये चैप्टर काफी आसान चैप्टर है। इसमें से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। दूसरा, यदि मैं कंपेयर करता हूं ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को तो इसमें आप पाओगे कि काफी हद तक पोर्शन सेम है एक्सेप्ट द चेंज की इस वाली एनसीईआरटी में जो नई आई है आपके पास में, जिन लोगों के पास में नई एनसीईआरटी है उसमें एक टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस, वो नहीं मिलेगा जो कि पुराने एनसीईआरटी में आपको मिलेगा 7.8 नंबर या 9 नंबर पे कोई वो टॉपिक होगा। इसमें नई वाली में 7.8 या 9 पे वो ट्रांसफॉर्मर होगा। ट्रांसफॉर्मर से पहले एक एलसी ऑसिलेशन करके छोटा सा टॉपिक है जो यहां पर आपको नदारत मिलेगा, नई वाली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थी बेसिक बात। चैप्टर आसान है लेकिन इस चैप्टर के साथ में जो समस्या है वो ये है, फास्ट कैलकुलेशंस एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड। मतलब ये चैप्टर आपकी कैलकुलेशंस की टेस्टिंग करने वाला है। इसमें काफी कैलकुलेशंस वाला पोर्शन आता है जहां काफी कैलकुलेशंस रहती हैं। तो भैया जिनकी कैलकुलेशंस वीक हैं तो जो भी कैलकुलेशंस ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं उनको बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है और अपने मन से भी कुछ नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड रोज, देखो एक सिंपल बात बताऊं आपको, यदि महारत हासिल करनी है तो रोज 5 नंबर ले लीजिए, 10 नंबर ले लीजिए, इनका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मन से करते रहिए 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक। 3 से 4 डिजिट तक आपको लगातार अपने मन में जो भी रैंडम नंबर आए उसका आपने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, डिवीजन कर लिया, उसको और क्या है तो एक 15 मिनट यदि आप इस पर दोगे तो आपकी कैलकुलेशन धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ओके, नाउ इस चैप्टर में जब मैं आगे बढ़ता हूं सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको यह चीज पता हो, सब मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड। ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिया है, डायरेक्टली पीपीटी पर लिख के दिया है। इसकी जरूरत आपने देखी होगी ईएमआई चैप्टर में भी एक आध जगह पड़ती है, पर ये रिजल्ट है जो आपको याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पर भी इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, तब उस समय आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहले ही मैंने आपको ये 4 रिजल्ट दिए हैं। देखो ये दोनों रिजल्ट देखो सेम है और ये दोनों रिजल्ट भी सेम है। ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो टू एन कैपिटल टी साइन के ओमेगा टी डी बराबर 0 या 0 टू एन टी कॉस के ओमेगा टी डी बराबर भी 0 है। सिमिलरली 0 टू एन टी साइन स्क्वायर के ओमेगा टी डी हो या कॉस स्क्वायर के ओमेगा टी डी हो, दोनों का रिजल्ट एन टी बाई 2 आएगा। यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, एन और के दोनों ही इंटीजर संख्याएं हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक। मैं लिख देता हूं, एन एंड के बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर। दूसरा, जरूरी नहीं कि n बराबर k हो, इट इज नॉट नेसेसरी, कोई आवश्यक नहीं है कि n बराबर k। n बराबर k होना मतलब यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, होना जरूरी नहीं है। ओके, एक और चीज, यहां जो कैपिटल T लिखा है इसका मतलब है टाइम पीरियड। क्या मतलब है? टाइम पीरियड। जो आप ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिखते हो वो वाला टी यहां पर है। तो यदि बुकलेट में ऐसी कुछ चीजें नहीं छपी हैं तो भाई आप उन्हें लिख लीजिए, इतना कष्ट तो कर ही सकते हैं। बुकलेट पे थोड़ा तो पेन चलाइए ताकि आपको एहसास हो कि आपके पास में प्रिंटेड नोट्स हैं, उनका आप यूज कर रहे हो, कहीं कॉर्नर में कहीं अलमारी में रखे हुए नहीं है ना। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट मैंने आपको यह बताया। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स की यदि मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स यहां पर नहीं दिए गए लेकिन मैं यदि आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं तो मैंने बोला 0 से लेकर के टी तक साइन ओमेगा टी डी टी, तो भैया आप लिखोगे 0।
मैंने बोला 0 से लेकर के 2t और साइन ओमेगा टी dt, तब भी आंसर 0। मैंने बोला 0 से लेकर के 3t तक और साइन 2 ओमेगा टी dt, तब भी आंसर 0। और यही यदि मेरे पास में कॉस होता तब भी मेरा आंसर यही होता, तब भी मेरा आंसर यही होता। यहां पर भी यदि कॉस होता तब भी मेरा आंसर यही होता, और यहां पर भी यदि कॉस होता तब भी मेरा आंसर यही होता, और क्या होता बेटा? 0 होता। These are some examples which I have taken over here, which are not there in the booklet. Yes or no? क्योंकि देखो जहां इनकी जरूरत पड़ेगी वहां मैं इनको बताने ही वाला हूं, ऐसा थोड़ी कि छोड़ दूंगा वहां पे, नहीं ना। यस और नो? दूसरा जो फॉर्मूला था उसमें देखो, जैसे मेरे पास में दिया गया है 0 से लेकर के t तक और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, तो आंसर आएगा t/2। क्यों? n की वैल्यू 1 है। लेकिन यही यदि मेरे पास में 0 से 2t तक होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, तो भैया मेरे पास में आंसर आएगा t, क्योंकि 2t/2 करने पर आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। यस और? अब चाहे वहां कॉस स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं, मान लो मैंने 0 to 3t लिख दिया और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt लिख दिया, तो भैया जी आंसर आएगा 3t/2। ठीक है, तो ये वही है चीज भाई, कुछ अलग नहीं है। बस 4 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं आपके सामने। ये फॉर्मूला याद है तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया यहां पर इनके नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम एक्चुअली में चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो यहां से हो रहा है। ये जो चीज डिस्कस की गई है ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जो इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। जब हम आरएमएस वैल्यू डिस्कस कर रहे होंगे या मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे होंगे उस समय, या एवरेज वैल्यू निकाल रहे होंगे उस समय हमको ये चीजें काम आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो भैया देखो कहानी कुछ ऐसे है, चैप्टर का नाम है हमारा अल्टरनेटिंग। चैप्टर का नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ये है हमारे चैप्टर का नाम। तो भैया देखो सबसे पहले मेरे मन में जो ख्याल आता है वो ये है, अल्टरनेटिंग इस शब्द का क्या मीनिंग है? तो भैया अल्टरनेटिंग सिर्फ यदि मैं इतना वर्ड यदि कंसीडर करूं तो इसका मीनिंग है कीप्स ऑन चेंजिंग। कीप्स ऑन चेंजिंग, जो लगातार परिवर्तित हो रहा हो। लेकिन कैसा परिवर्तित हो रहा? अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक का क्या मतलब है कि कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा हो, कीप्स ऑन चेंजिंग पीरियोडिकली, कुछ तो भी ऐसा हो जो पीरियोडिकली चेंज हो रहा हो। एंड और क्या है यहां पर? पीरियोडिकली तो चेंज हो रहा है, विद इन अ रेंज, विद इन अ रेंज। तो भैया उस चीज को आपने बोला अल्टरनेटिंग। ये अल्टरनेटिंग इस शब्द का मीनिंग है, बस सिर्फ और सिर्फ इस शब्द का मीनिंग है कि भैया अल्टरनेटिंग ये जो शब्द है इसका क्या मीनिंग है। अब जाहिर सी बात है, अब यहां पर उसके साथ में क्या लिखा है मैंने? करंट। मैंने क्या लिखा है? करंट। तो मतलब ऐसा करंट जो लगातार परिवर्तित होता रहे उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो लगातार क्या होता रहे? परिवर्तित होता रहे, उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो भैया देखो करंट जो है वो आपका किसी सर्किट में दो तरह का हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट।
तो डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो बैटरी प्रोड्यूस करती है, और अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है भैया? एसी करंट। देखो एसी की फुल फॉर्म वैसे तो अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन हम लोग एसी का मतलब अल्टरनेटिंग के लिए यूज करते हैं। तो एसी वोल्टेज लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज हो गया, और एसी करंट लिखा है तो अल्टरनेटिंग करंट करंट हो गया, नहीं। शॉर्ट में एसी लिखा है उसका मतलब आप स्पेसिफिकली अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो। किसके बारे में बात कर रहे हो? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में ही यहां पर आप चर्चा कर रहे हो। तो भैया हमारे पास में जो दो तरह के करंट होते हैं, पहला जिसकी हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं डीसी। शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं? डीसी। अब जब मैंने ये वर्ड लिखा है डीसी, तो भैया ऐसा करंट जो बैटरी प्रोड्यूस करे। मैं सीधा सीधा लिखूंगा द करंट प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, या फिर आप इसे कह सकते हो सेल इन अ सर्किट। ठीक है, द करंट प्रोड्यूस बाय बैटरी या सेल इन अ सर्किट भी क्या लिखना है, जहां पे भी आप बात करोगे वहीं की बात चल रही है ये। तो दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ये जो करंट होगा ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एसी जनरेटर। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एसी जनरेटर। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एसी जनरेटर। तो भैया देखो इसकी एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है द करंट प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर, और एक डेफिनेशन ये हो सकती है द करंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग, और करंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग। विच कीप्स ऑन चेंजिंग, वो करंट जो लगातार परिवर्तित हो रहा। अब हमें यहां पर इस चैप्टर में हमें अब डीसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसी की बात करनी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, और वो सवाल ये कि वाई द एसी? वाई द एसी? क्यों एसी करंट चाहिए? क्यों हम एसी वोल्टेज की बात करें? मतलब क्यों हमें एसी क्वांटिटीज को डिस्कस करना है? तो पहले समझो भैया, एसी क्वांटिटीज, ये यदि मैंने वर्ड लिखा है तो यहां पर ये सभी चीजें आ गई, वोल्टेज भी आ गया आपका और करंट भी यहां पर आ चुका है। तो भैया हम ये कहते हैं द क्वांटिटीज, हम ये कहते हैं द क्वांटिटीज विच चेंज दियर डायरेक्शन, चेंज दियर डायरेक्शंस, और कैसे कैसे डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं? पीरियोडिकली। कैसे कर रही हैं? पीरियोडिकली। कैसे कर रही हैं? पीरियोडिकली। तो उन्हें हम कहते हैं एसी क्वांटिटीज। तो हमें एसी क्वांटिटीज में एसी वोल्टेज की बात करनी है और एसी करंट की बात करनी है। लेकिन हमारे पास सवाल ये आता है, ये क्या हो गया भाई? कुछ खुला, कुछ हुआ, ये एक आ गई डिवाइस। खुल जा खुल जा खुल जा। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे एसी क्वांटिटीज। तो भैया इनके कुछ एडवांटेज होंगे तभी तो हम इन्हें यूज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे तभी तो हम इन्हें यूज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ क्या होंगे? एडवांटेजेस होंगे तभी हम इन्हें यूज कर रहे हैं। तो देखो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो आती है एसी, और जो हम सर्किट में देखते हैं, जैसे आपके पास में जैसे मोबाइल चार्जर है,
तो मोबाइल चार्जर है या मोबाइल जो है, मोबाइल के अंदर में जो भी सप्लाई आ रही, जो आपका डिस्प्ले ग्लो कर रहा है या जो भी फंक्शन आपके मोबाइल के अंदर में यूज कर रहे हैं, जैसे स्पीकर उसके अंदर में लगा है तो उसे पावर चाहिए ना चलने के लिए, जो आपका माइक लगा है, जो डिस्प्ले आ रहा है, जो वो सिग्नल को कैच कर पा रहा है, उसके अंदर जो ट्रांसमीटर है, जो रिसीवर है, उन सबके फंक्शनैलिटी के लिए क्या चाहिए? पावर। पावर मतलब एनर्जी चाहिए। यू नीड एन एनर्जी। और कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उस पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस की यदि मैं बात करूं तो वो चलता है डीसी से, डायरेक्ट करंट। क्यों? आप जानते हैं, आप कहते हैं ना मोबाइल की बैटरी खराब हो गई, मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो मतलब उसके अंदर में क्या लगी है? बैटरी। और यदि बैटरी लगी है मतलब मोबाइल डिवाइस के अंदर में जो सप्लाई है वो है डीसी। लेकिन यदि मैं मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइड में रखूं और बाकी घरों में अप्लायंसेस को चेक करूं, जैसे आपकी ट्यूबलाइट है, तो आपकी ट्यूबलाइट कभी भी आप बैटरी से नहीं चला पाओगे। घर में बल्ब लगा है, उसे आप बैटरी से नहीं चला पाओगे। एसी लगा है, टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, कूलर, जो भी है, वो सारे की सारे अप्लायंसेस आपके एसी वोल्टेज, एसी सोर्स से चलते हैं। एसी सोर्स से जब एनर्जी आती है तब चलते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो भैया इसका रीजन ये है कि जितनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो सभी आपके घरों तक एसी वोल्टेज ही प्रोवाइड करती हैं। तो सर वो डीसी क्यों नहीं करती हैं? तो भैया पावर कंपनी है, और कोई भी कंपनी यदि काम कर रही है मतलब वो मुनाफे के लिए ही काम कर रही होगी। घाटे का सौदा तो कोई कंपनी करेगी नहीं भाई। बिजनेस को तो प्रॉफिट के लिए ही चलाया जाता है। समाज सेवा के लिए बहुत कम होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन हर बिजनेस को तो नहीं कर सकते। अब यदि यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर प्रॉफिट तो चाहिए, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, नुकसान कम से कम हो। तो एक कंपनियों ने कुछ तो सोचा होगा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भैया जब हम एसी का यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ एसी इज चीप एंड इजी। एक तो सस्ता है और आसान है। अब कई लोग कहेंगे सर कहां आसान है, बैटरी देखो डीसी कितने आराम से मिल रही है, और यदि मुझे घर पे एसी प्रोड्यूस करनी होगी तो मेरे को कितना तामझाम लगेगा। आपकी बात सही है, आप दूसरे एंगल पे ध्यान दीजिए। कौन सा दूसरा एंगल सर? 5 रुपए की बैटरी मिल जाएगी, 10 रुपए का निप्पो का सेल खरीद के ले आऊंगा मैं। निप्पो नहीं मिला, एवररेडी ले आऊंगा। आजकल तो ड्यूरा सेल भी चल रहा है सर, लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन भैया उससे जो वोल्टेज मिल रहा है आपको, उससे जो करंट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। लेकिन यदि आप आपकी ट्यूबलाइट को जलाना चाहते हो तो उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट। इन चीजों को समझना है। ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ी हुई है कि आपको क्या चाहिए, वोल्टेज, हाई वोल्टेज। सेल से कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। ट्यूबलाइट को चाहिए 220 वोल्ट। तो सर मैं सीरीज में लगा देता हूं। कितने लगाओगे? सर 1 से 5 वोल्ट मिल रही है तो 220 में भाग दे देता हूं 5 का, तो 5 का 20, 44 से लगा देता हूं एक लाइन से, तो 220 आ जाएगा। तो क्या आपकी ट्यूबलाइट जल जाएगी? नहीं जलेगी, तब भी नहीं जलेगी। करके देखना, नहीं जलेगी। तो भैया और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम आपके सिलेबस के लेवल पर डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया बस मैंने दिया। तो बिजली कंपनी के हिसाब से एसी का प्रोडक्शन आसान भी है और सस्ता भी है। बस एक एसी जनरेटर की मदद से आप 500 मेगावाट वगैरह तक आप एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो आप डीसी की बात करो, यहां पर क्या होता है, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो आपने डैनियल सेल और न जाने कौन कौन से जो तमाम सेल आपने पढ़े होंगे, वहां पर सब केमिकल्स का यूज होता है। एंड केमिकल्स के साथ में डील करना रिस्की होता है। क्या होता है? रिस्की, जान पे धोखा, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। यहां जान के धोखे वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं मिलता है। यदि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हो, जैसे हाइड्रो एनर्जी है, सोलार सेल से जो मिल रही है। अब सोलार सेल वाली एक अलग बात है, वो तो खैर डीसी में मिलती है, लेकिन
मैक्सिमम जो हाइड्रो एनर्जी है या विंड पावर, मतलब जहां पर भी ये सब बातें हो रही है वहां पे एसी की ही बात होती है। तो प्रोडक्शन आसान भी है और सस्ता भी है। और दूसरा, जब हम इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजते हैं, मतलब हम जो ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन लॉसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। डीसी में क्या होता है, ज्यादा होता है। भाई देखो, जो वायर में से आप करंट लेके जा रहे हो तो उसका एक रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस के कारण उसमें आई स्क्वायर इंटू आर का लॉस होगा, तो वो ज्यादा होगा किसमें, डीसी के केस में, जबकि एसी में ऐसा नहीं होगा। ऑल्सो ट्रांसमिशन भी लॉसेस कम है ही है, ट्रांसमिशन भी इजीली हो जाता है। तो ये भी एक उसका क्या है, एडवांटेज है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं एसी के लिए, इसलिए हम एसी को प्रेफर यहां पर करते हैं। नाउ अब हमें एसी को ही डील करना है, तो इस एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड हैं। एसी वोल्टेज, एसी कैन बी, क्या लिख रहा हूं मैं, एसी कैन बी वोल्टेज AC voltage can be represented in two ways। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो है भैया आपके पास में मैथमेटिकल, एक तरीका है आपके पास में मैथमेटिकल, और दूसरा जो तरीका है वो है आपका ग्राफिकल। एक तरीका है मैथमेटिकल और दूसरा तरीका है आपके पास में ग्राफिकल। मैथमेटिकल तरीका कौन सा है? तो जो आपके पास में एसी जनरेटर में जो लास्ट इक्वेशन आपने डिराइव करी थी वो है आपका मैथमेटिकल तरीका। उसको जब मैं ग्राफ के फॉर्म में बनाऊंगा, जो कि ऑलरेडी ईएमआई चैप्टर में यदि आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें ग्राफ बनाया हुआ है, वो आपका ग्राफिकल तरीका होगा। तो भैया हम सबसे पहले यहां पर, अच्छा वाई एसी ओवर डीसी ये रह गया लगता है इसमें से, तो जो हम पहले मैथमेटिकल फॉर्म में जो हम लगाएंगे, तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं सबसे पहले यहां पर बात कर रहा हूं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वोल्टेज, मैं एसी वोल्टेज को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो भैया ये आएगा V ऑफ t बराबर, हम इसे लिख रहे हैं Vm साइन ओमेगा टी, या हो सकता है ये आपको लिखा हुआ मिले V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, ये जो इक्वेशन लिखी है ये बतलाता है कि भैया जो आपका वोल्टेज है वो टाइम का फंक्शन है। वोल्टेज जो है वो क्या है, टाइम का फंक्शन है। मतलब वोल्टेज जो है वो आपका टाइम पर डिपेंड करता है। टाइम के बदलने से वोल्टेज चेंज हो रहा है, टाइम के बदलने से वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमने इसे V ऑफ t रखा है, जो हमें बतलाता है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यहां पर जो दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है Vm या V नॉट लिखा है मैंने, तो भैया मैंने बोला Vm लिखा हो सकता है कई बुक में Vm लिखा मिलेगा, कई में V नॉट लिखा मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं पीक वैल्यू, या फिर कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, या फिर हम इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, या फिर हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम किसका, ऑफ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज का आयाम। तो अब आप समझिए
एम्पलीट्यूड इस वर्ड का मीनिंग है द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द क्वांटिटी। जो भी हमारे पास में जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा कितनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को अचीव किया गया है। क्या बोला मैंने? एम्पलीट्यूड, ये जो छोटा सा वर्ड मैंने यहां लिखा है, इस एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब चूंकि मैं यहां पर एसी के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं यदि यहां पर डेफिनेशन लिखूंगा एम्पलीट्यूड की, तो मैं एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बड़े ही आसान शब्दों में क्या लिखूंगा बताओ? चलो खुद ही बताओ। यहां लिखा है ना मैक्सिमम वैल्यू, क्या लिखा है? मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, तो बस उसी को मैं यहां पर लिखूंगा। तो मैंने लिखा द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एसी क्वांटिटी। अब चाहे ये वोल्टेज हो या फिर करंट हो, दोनों के लिए एम्पलीट्यूड मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड का बेसिक मीनिंग ही यहां पर है कि भैया एम्पलीट्यूड बताता है कि मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का अपनी मीन पोजीशन से, मतलब जीरो पोजीशन से कितना मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है, मतलब वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर सकता है। उसी चीज को यहां पर क्या कहते हैं? हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अच्छा भैया देखो, धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। पहले v ऑफ टी लिखा था, मैंने उसको समझा, फिर मैंने vm या v0 ऐसे बोला भैया, वो मैंने समझा। अगली चीज लिखिए साइन। साइन क्या है? यहां पर ये जो साइन लिखा है ना, ये साइन बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसा लॉजिक होता है जो दो चीजों को रिलेट करने के काम आता है, जो दो चीजों को रिलेट करने के काम में आता है। फिर यहां पर देखो लिखा है ओमेगा, फिर क्या लिखा है? ये W नहीं है, ये क्या है? ओमेगा, जिसका मीनिंग होता है भैया जी एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन यहां हम यूज नहीं करेंगे इसे, यहां हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। वर्ड्स पे फोकस करना। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों सही हैं, लेकिन हम जो यहां पर फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे वो ये वर्ड रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं करेंगे। बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी वर्ड क्यों आ रहा है पता है आपको? यदि एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट यदि याद हो, तो उसमें जो कॉइल रोटेट कर रही है उसकी जो वेलोसिटी है वही है ये ओमेगा। ठीक है, तो हम इसे यूज क्या करेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करेंगे, और इसे मेजर किया जाता है रेडियन पर सेकेंड में। इसे मेजर किस में करना है? रेडियन पर सेकेंड में। फिर मैं आगे आता हूं तो मुझे एक और चीज मिलती है टी। टी क्या बतलाता है? ये बतलाता है टाइम को। लेकिन एक और चीज, ओमेगा इंटू टी को कंबाइनली हम कहते हैं फेज एंगल। क्या कहते हैं? फेज एंगल। और इसे मेजर किया जाएगा रेडियन में, क्योंकि ये क्या बन गया है? एंगल बन गया है, तो उसे हम इस तरह से मेजर करेंगे। अब यहां पर आगे समझो और थोड़ी सी चीजें। ये जो ओमेगा है, ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई अपॉन टी, और एक फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। क्यों भैया ऐसा? क्योंकि टी बराबर हमारे पास में क्या होता है? सिंस टी बराबर आता है 1/f, तो देयरफॉर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब यहां पर दो टर्मिनोलॉजी और नहीं दिख गई, बड़ा टी और एफ, ध्यान रखें। तो भैया ये टी क्या है? ये टी का मतलब है आपका टाइम पीरियड। क्या मतलब है? टाइम पीरियड।
और यदि मैं इसे डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। पर सर ये वन साइकिल कौन सी कंप्लीट करनी है? तो जो आपका कॉइल घूम रही थी, जो आपकी कॉइल पहले घूमी थी, तो देखो ये वाली पोजीशन से घूम के वापस इस पोजीशन पे आने में जो टाइम लगा, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। और दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है एफ, जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में ऐसी कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, इस चैप्टर में आपका जो फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल है वो एफ आएगा। वेव्स चैप्टर में आप फ्रीक्वेंसी के लिए वर्ड यूज करते हो एन, स्मॉल एन। क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है वेव्स, वहां एन यूज किया जाता है। कई जगह न्यू यूज किया जाता है, सर्कुलर मोशन वगैरह उन जगह पे आता है तो न्यू यूज करते हैं। तो भैया यहां एफ यूज किया जाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यदि मैं यूनिट की बात करूं तो कितनी आती है? इसकी जो मैं यूनिट लिखूंगा वो आती है हर्ट्ज, HZ, H कैपिटल में, Z स्मॉल में। यस और नो? यूनिट क्या आएगी? हर्ट्ज करके इसकी यूनिट आएगी। इतना मैथमेटिकली समझ में आया? देखो मैथमेटिकली हमने इक्वेशन यहां से स्टार्ट करी, v ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी या v ऑफ टी बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये हमें इक्वेशन मिली। वहां पर Vm या V0 की वैल्यू क्या है? NBA ओमेगा। याद आ रही है कुछ? बस। v ऑफ टी क्या बतला रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, दैट इज द वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। Vm या V0 को हम पीक वैल्यू कहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं या एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसका मीनिंग क्या है? जिसका मीनिंग है द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ AC क्वांटिटी, क्योंकि मैं यहां पर उसी के लिए बात कर रहा हूं। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? एक लॉजिकल रिलेशन देने वाली रिलेशन होता है। ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहां पर फ्रीक्वेंटली आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करना है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यहां पर वो जो कॉइल दो मैग्नेट्स के बीच में रोटेट कर रही थी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी की यहां पर बात हो रही है। टी टाइम है, ओमेगा टी को कंबाइनली हम फेज एंगल कहते हैं। मतलब कौन सी पोजीशन पर है, कितना वो एंगल अपनी इनिशियल, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वो कॉइल रोटेट होगी, तो इनिशियल से कितना रोटेट हो चुकी है, उस एंगल को हम फेज एंगल यहां पर कहते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला 2π/T या 2πf बन सकता है। टी का मतलब यहां पर टाइम पीरियड से है, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एंड एफ का मतलब यहां पर आपका फ्रीक्वेंसी से है, और फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो इन पर बेसिक से सवाल आपके बनेंगे। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब जाहिर सी बात है, जो यहां पर फंक्शन है हमारे पास में, इसी का ही ग्राफ बनेगा, ग्राफ इसका ही बनने वाला है। तो हम यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं अपना, क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हेडिंग डालता हूं मैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन AC वोल्टेज। ठीक है, तो देखो भैया, जब मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं, देखो ये आपके पास में टाइम एक्सिस है, क्यों? और ये वोल्टेज V ऑफ टी। तो आपने ये लिखा ना, V ऑफ टी बराबर V ऑफ टी इक्वल टू, यही लिखा है ना। तो y एक्सिस पे आपने इसको लिखा, और x एक्सिस के लिए ये हो गया भाई, यही रिलेशन का लॉजिक है। अब ये जो ग्राफ बनेगा, चूंकि आपको पता है
कि भैया v ऑफ t बराबर है Vm साइन ओमेगा, तो मैं यहां पर जो ग्राफ बनाऊंगा वो क्या होगा बेटा, वो एक साइन ग्राफ होगा। क्या होगा? साइन ग्राफ। अब समझते हैं, देखो क्या हो रहा है, यहां से ये इस जगह पर t बराबर है 0 और v ऑफ t बराबर भी 0 क्योंकि साइन की है। दूसरा पॉइंट, यहां पर आपको t भी लिखा हुआ हो सकता है, थीटा लिखा हुआ हो सकता है, या ओमेगा टी लिखा हो सकता है। मतलब ये एक्सिस फेज एंगल की एक्सिस हो गई, क्योंकि टी के बदलने से ही, एक काम करो, टी या फिर ओमेगा टी, और ओमेगा टी को कभी कभी वो डायरेक्टली थीटा भी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि टी बदलेगा तो ओमेगा इंटू टी बदलेगा, यस, ओमेगा टी बदलेगा तो थीटा बदलेगा। लेकिन ये जो थीटा होता है इस एक्सिस पर, इस जगह पर 0 डिग्री होगा, इस जगह पर पाई होगा, इस जगह पर 2 पाई होगा, इस जगह पर 3 पाई होगा, और इस जगह पर 4 पाई होगा। यहां पर आप गौर फरमाइएगा जरा कि देखो ये यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, और फिर यहां पहुंच गया। इसके बाद में देखो वापस से सेम रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, तो यहां तक ये कहलाती है आपकी एक साइकिल। तो साइकिल क्या है? बेसिकली ये कलेक्शन है किसका? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का। सर कैसे पता लगा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू? तो भैया जी कॉमन सेंस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है इधर हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में वाई एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव रहेंगी, नीचे जो आएगी वो नेगेटिव रहेगी, फिर पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का एक सेट पॉजिटिव एक सेट नेगेटिव का जो पूरा कलेक्शन है वो एक साइकिल है। बेसिकली साइकिल मतलब क्या है कि फंक्शन जहां से वापस अपने आप को रिपीट कर देता है वहां तक जो है वो एक साइकिल कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एक साइकिल कहलाती है। अब इसमें जो टाइम लगा होगा, यहां से यहां तक का जो टाइम लगा होगा वो आपका कहलाएगा टाइम पीरियड पर टी। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। तो भैया हम इसे टाइम पीरियड के फॉर्मेट में भी डिवाइड कर सकते हैं कि देखो यहां से लेकर के यहां तक टी है, मतलब ये यदि 0 है तो ये टी है, तो ये यहां पर क्या आएगा? इसका आधा मतलब t/2 कर सकते हैं। फिर देखो ये आपकी मीन पोजीशन हो गई, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है तो इसे प्लस Vm या Vo V0 से, और ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है तो ये माइनस Vm या माइनस Vo से रिप्रेजेंटेशन होगा। यस, क्लियर है? और कुछ है क्या इसमें? ना बाबा ना, इतना ही है बस, ठीक है। इसमें और यदि कुछ आपको मैं दिखाना चाहूं तो बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस जगह पर ये है आपका π/2 और इस जगह पर ये है आपका 3π/2, बस और कुछ नहीं, इतना ही हमें मेन काम करना है। श्योर है? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब जाहिर सी बात है जिसको साइन फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है उसके लिए कुछ था ही नहीं एक्चुअली। यस, यस और नो। अब यहां पर देखो एक कॉमन सेंस वाली बात है, ये वाला है पॉजिटिव पीक और ये वाला है नेगेटिव पीक, तो यहां से लेकर के यहां तक ये कहलाता है वीपीपी। क्या कहलाता है? वीपीपी। क्या कहलाता है? वीपीपी मतलब पीक टू पीक वैल्यू। ये सेव नहीं हुआ क्या? मैंने मिटा दिया था सब कुछ पर पता नहीं क्या हो गया। ये क्या कहलाता है? पीक टू पीक वैल्यू। वीपीपी का मतलब है पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू।
यदि ये शब्द नया सा लगे और आपको एकदम से लगे ये क्या आ गया, तो भैया घबराना नहीं है, पीक टू पीक वैल्यू है, मतलब यहां इस पीक से लेकर के इस पीक तक की वैल्यू को हम पीक टू पीक वैल्यू ऐसा कह देते हैं। और इसका जो आंसर आता है, ये जो वीपीपी जो होता है आपका, वो होता है 2 टाइम्स वीएम या 2 टाइम्स वीओ। ठीक है, वीएम लिखा हो वीओ लिखा हो सिंबल्स में, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यस, नाउ मैं आपको करवाता हूं एक सवाल और इस टॉपिक का खात्मा हो जाएगा। ये बेसिक टॉपिक है। देखो, आप यदि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये एनसीईआरटी का पहला पन्ना चल रहा है। एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन वाला लिखा है वो चल रहा है ये। अब सोचो, एनसीईआरटी में तो थियोरेटिकल कुछ लिखा था, वो तो मैंने बकबक पहले ही कर दी थी शुरुआत करते ही, बाकी चीजें कहीं दिखी थी क्या? नहीं। लेकिन इससे क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। यस और नो? तो मैं एक सवाल लिखता हूं, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज is given by an equation। ठीक है, एक इक्वेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, v ऑफ t बराबर 100 sin 314t। मैक्सिमम टाइम आपको ये इक्वेशन मिलने वाली है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। फाइंड, अब क्या क्या सवाल पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है फाइंड एम्पलीट्यूड, ठीक है, टाइम पीरियड, और क्या पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है। एक और सवाल इसमें बन सकता है, वो है कि भैया इतने वैल्यू पे आपको इसका वैल्यू बताना है, जो मैं अभी यहां पर करवाता हूं। रुकना जरा थोड़ा सा, ठीक है, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ये है, तो भैया देखो, यदि आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे? तो भैया सॉल्यूशन आपका सिंपल होगा, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। कौन सी है? v ऑफ t बराबर vm साइन ओमेगा t। तो भैया कंपेयर करोगे तो यहां से vm आपको मिलेगा 100 और ओमेगा आपको मिलेगा 314। क्योंकि vm है, वोल्टेज है, तो भैया इसकी यूनिट आएगी वोल्ट, कैपिटल V लिख दो, और ये आएगा रेडियन पर सेकेंड। फिर आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो भैया आप जानते ही होंगे, देखो बहुत बेसिक चीज है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। तो भैया जी टी बराबर आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। मतलब हाँ सर जानते हैं। तो इट इंप्लाइज टी बराबर आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा आएगा 314। अब एक बात ध्यान रखना, कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सर पाई को 180 लिखे या 3.14। तो भैया दिमाग में गांठ बांध लो इस चीज को लेकर के कि जब आप एक डेटा सॉल्व कर रहे हो तो पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी है, और जब आप उसे एंगल में कन्वर्ट कर रहे हो, ध्यान रखना, यदि एंगल में कन्वर्जन है तभी आपको पाई की जगह 180 डिग्री लिखना है, अदरवाइज 3.14। तो यहां से यदि सॉल्व करोगे तो भैया देखो, ये काटोगे पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, ये खत्म। तो भैया टी बराबर कितना आएगा 2/100। सो आपके पास में टी बराबर आएगा 0.02 सेकेंड। ऑप्शन में हो सकता है इसे 20 मिली सेकेंड लिखा गया हो। अब यदि ये पॉइंट किसी को नहीं आता है तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पॉइंट है भाई,
कन्वर्ट कर लो, प्रीफिक्स लगाना सिखाया गया होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर के अंदर में। टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो अगेन देखो, वी नो या तो एफ बराबर लगाओ 1/t या फिर एफ बराबर लगाओ ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्यों ओमेगा बराबर 2 पाई एफ? तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो मानो यदि आप यहां से निकालोगे तो ये आएगा 1/0.02 एफ बराबर सॉल्व होके आएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, और यदि आपने यहां से निकाला तो एफ बराबर आएगा 314/2 × 3.14। तो भैया आंसर सो यहां से भी 50 हर्ट्ज ही आने वाला है। और ये जो 50 हर्ट्ज है ना, ये वो डेटा है जो आपको इंडिया में यूज होता है। मतलब इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो यूज होती है एसी की वो आपकी 50 हर्ट्ज होती है, जबकि यूएसए जैसी कंट्रीज में 60 हर्ट्ज वो यूज करते हैं। सब बिजनेस पॉलिसीज हैं और कुछ नहीं है, ताकि वहां से सामान ला के आप यहां ना यूज कर पाओ, यहां से वहां ना ले जाओ। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अपना देश बहुत बड़ा है तो अपने लिए टेंशन नहीं है, सस्ता मिलता है ना सामान उधर। तो वो रेंज, ऑपरेटिंग रेंज पर डिपेंड करता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये था, क्या बोलते हैं, इसमें एक सवाल हुआ। अब मैं 1 सेकेंड और एक चीज करना है मेरे को, रुकना जरा। v ऑफ t बराबर मैंने दिया था 100 sin 314t दिया था। सवाल बना रहा हूं मैं तुम्हारे सामने और कुछ नहीं कर रहा हूं। 314 मतलब ये आएगा 100 पाई t। टिंग 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 टिंग। टिंग 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 टिंग। क्या कर रहे हो सर? कुछ लाने की कोशिश कर रहा हूं। टिंग 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 टिंग। लो हो गया। ठीक है, ये क्या था सर? कुछ नहीं। एक सवाल है आपके पास में, एन अल्टरनेटिंग, मुझे डेटा याद था लेकिन फिर भी मैं एक बार श्योर होना चाहता था। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, क्या है एक्सप्रेशन? v ऑफ t बराबर, अरे रे रे रे, 100 sin 314t। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पे वोल्ट वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं, मतलब यदि कुछ नहीं मेंशन हो तो सब कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही सिस्टम है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट लिखा है मैंने, इन नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना। इन वाला कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में आएगा। अभी एट पहला सवाल है 5 मिलीसेकंड और दूसरा सवाल है 10 मिलीसेकंड। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फटाफट, खुद से करके बताओ। करो 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 सर, कैसे करें? अब ध्यान रखना इसका, जब भी सॉल्यूशन कर रहे हो तो भैया v ऑफ t बराबर है 100 sin 314t। जब भी कभी ऐसे बोला जाए तो आप इसे हमेशा ऐसे लिखेंगे, 100 sin 100 पाई t। अरे भाई 314 लिखा है, इसे मैं 314 को, एक बात बताओ, क्या मैं 314 को 3.14 into 100 लिख सकता हूं? और यदि लिख सकता हूं तो इसकी वैल्यू पाई इंटू 100 हो गई क्या, जिसे मैं 100 पाई लिख सकता हूं। अब समझ में आया क्या? ये काम आने वाला स्टेप है इस चैप्टर में। यदि 6 to 8 होता, यदि 6 to 8 t होता तो मैं इसे 200 पाई लिखूंगा।
तो ये 314 की टेबल यहां पर काम आती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ पहला सवाल जो है वो है आपका एट टी बराबर 5 मिली सेकेंड। तो आप क्या करोगे, v एट 5 मिली सेकेंड कितना आएगा, 100 साइन 100 पाई इंटू 5 मिली सेकेंड। तो यहां पर एंगल को सॉल्व करना है। ठीक है, सो इट इंप्लाइज v एट 5 मिली सेकेंड कितना आएगा, ये आएगा 100, ये आएगा साइन, और यहां ध्यान दीजिए ये आएगा 100 पाई, और यदि मैं इन जीरोज को उड़ा दूं, इन जीरोज को सॉल्व करो, मैं कितनी बार स्टेप को लिखूंगा, सेम स्टेप को दोबारा लिखने लग गया। 1 0 1 0, तो ये 2 जीरो गई तो -1, मतलब ये नीचे चला जाएगा, तो कितना बचेगा, पाई इंटू 5 अपॉन 10, 5/2 साइन पाई बाई 2। इट इंप्लाइज v एट 5 मिली सेकेंड कितना आएगा, 100 साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होगा, साइन पाई बाई 2 कितना होगा, 1, मतलब आंसर आएगा 100। ठीक है, दूसरा सवाल दे रहा हूं 7.5 मिली सेकेंड, और तीसरा सवाल दे रहा हूं 10 मिली सेकेंड। 3 सवाल, और क्या जान लोगे बच्चे की, मैं मेरी बात कर रहा हूं। सर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, मतलब क्यों, किस एंगल से आप बच्चे लग रहे हो, क्यों बच्चा नहीं हो भाई। तो भैया देखो, v एट 7.5 मिली सेकेंड है भैया, ये बराबर आएगा 100 साइन 314 और 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3। थोड़ा सा बुद्धि लगाना यहां पे। इट इंप्लाइज v एट 7.5 मिली सेकेंड कितना आएगा, 100 साइन 314, अरे 314 कितनी देर लिखोगे, इसको लिखो 100 इंटू पाई इंटू 7.5, 7.5 को हटा के 15/2 लिखो। दिमाग लगाना है इन सवालों में भैया। देखो ये लॉजिकल कैलकुलेशन यदि नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो भाई तुम मुझसे क्या अपेक्षा रखोगे यार। 7.5 7.5 है, 7.5 को 15/2 लिख ले। अब वही तो किया है, कुछ और नहीं किया ना, कि डर लग रहा है। अब जबरदस्ती डरो, उसका कोई इलाज नहीं है भाई। अब तुम जानते हो भूत नहीं होता, लेकिन तुम डरते हो, उसका क्या इलाज है। साइंस तो यही कहता है, हकीकत मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। टेंग टेंग टेंग, अरे सही है, चलो सही है, मान लेते हैं। इट इंप्लाइज v एट 7.5 मिली सेकेंड कितना आएगा, 100 साइन, देखो ये आएगा पाई, ये आएगा 15/2 और ये आएगा 1/10। काटा पीटी करो, 5 दूना 10, 5 तिया 15। What are you getting? You are getting like this. What? 100 साइन, ये कितना आ गया, 3π/4। सर इसकी वैल्यू तो हमसे कभी ना निकलेगी। कई लोग होंगे ऐसे महानुभाव जो बोलेंगे सर इसकी वैल्यू हमसे तो नहीं निकलेगी। सही कह रहे हो। साइन 3π/4 का मतलब कितना, डिग्री में कन्वर्ट कर लो भाई, रेडियन नहीं सॉल्व हो रहा तो कैसे करेंगे सर। अब देखो, अभी जब मैं सॉल्व कर रहा था तो पाई 3.14 से आया। अब मुझे इसे एंगल बनाना है, ये रेडियन में होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। तो इसे यदि मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं लाइक दिस। व्हाट लाइक दिस, 100 साइन। डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 180 डिग्री। अब देखो कुछ हो रहा है तो 4 से काटो, 4 × 16 45 इंटू 3 कितना आएगा भाई,
कोई तो बता दे मेरे भाई, फटाफट बता दे मेरे भाई, कितना आ रहा है 100 साइन 45 दूना 90 135 डिग्री। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए मैंने वो चीजें क्लियर करी हैं आपको। कहां लिखा था मैंने, इससे पहले बताया होगा शायद, कि जब भी मैं कहां लिखा था मैंने, कहीं तो लिखा था कि नहीं लिखा, कि लिखना ही भूल गया, लिखा नहीं था लेकिन मैं बताया था, इतना मुझे याद है। याद है भाई, याद है, पक्का मुझे याद है। अब साइन 135 डिग्री को कैसे सॉल्व करूं, टेडिंग टेडिंग, कैसे, तो ये आएगा 100। ओम, क्या करूं, 135, याद करो ट्रिग्नोमेट्री कहीं पढ़ी है आपने, तो मैं इसे या तो साइन 90 प्लस 45 लिख दूं या 180 माइनस 45, जो भी लिखना है, तो मैं इसे लिख देता हूं 90 प्लस का 45 डिग्री में है। सो इसे कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, तो ये आएगा 100 और 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 के साथ में साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, 90 प्लस 45 मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। तो भैया v एट 7.5 मिली सेकेंड कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 100 इंटू 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू याद कर लेना 0.707 होती है, मतलब v एट 7.5 मिली सेकेंड का जो आंसर आएगा 100 इंटू 0.707। बहुत आराम से लिख रहा हूं मैं, चुटकियों में लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो गणक गुणा करो तो 70.7 वोल्ट। क्या बोलते हो, कर पाओगे क्या, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, अरे कर लोगे ना, यस और नो, वेरी गुड। तो तीसरा सवाल में यहां पर है एट 10 मिली सेकेंड, और अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, इट इज योर होमवर्क। सर 2 सवाल लिखे थे ना, अरे ध्यान से देखो, मैंने 1, 2 और 3 कर दिए थे, 1, 2 और 3 कर दिए थे। सर इतना लंबा सवाल, यदि कोई ये बोल रहा है ना कि इतना लंबा सवाल, तो भाई साहब कान के नीचे खींच के बजाऊंगा, ये सवाल इतना लंबा है ही नहीं, मैं इसे यहीं पे सॉल्व कर सकता हूं, सब कुछ एक सिंगल स्टेप में। ये आप लोगों के लिए कर रहा हूं इतनी मेहनत में, मैं यहीं पे कर सकता था पाई माइनस 5/4 या π/2 प्लस π/4 करके फटाफट ओरली कर सकता हूं ये सारी कैलकुलेशन जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं ओरली कर दूंगा तो तुम्हें क्या मेरे दिमाग में पता लगेगा क्या कि मैं क्या कर रहा हूं, नहीं ना, इसलिए लिख रहा हूं बस इनको, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये सवाल मैंने आपको दिया है होमवर्क के लिए, और होमवर्क करके आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। मुझे पता है आंसर कितना आएगा, आई नो अबाउट इट व्हाट विल बी द आंसर। और ये जो डेटा मैंने लिया है ना, पता है ये क्यों मैंने ऐसे लिया है, याद करो, देखो टाइम पीरियड कितना आया है, 20 मिली सेकेंड आया ना, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ, तो मैं 5 की टेबल में तोड़ के लाया, 5 2.5 की मैं क्यों तोड़ा, मुझे कुछ चीजें पता है, इसलिए मैं ग्राफ के अंदर साइन को खेल सकता हूं, इसलिए मुझे कितने का एंगल निकलवाना था, मुझे यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल लाना था, इसलिए मैंने 5 मिली सेकेंड किया, मैंने वो कैलकुलेशन करी मेरे दिमाग में। यहां मैं चाहता था कि आपको 3π/4 का एंगल आए, इसलिए मैं इसको ऐसे लेके आया। यदि मैं चाहता कि 60 डिग्री का एंगल आए या 120 का एंगल आए, तो मैं उसके हिसाब से यहां पर टाइम देता। ठीक है, यस और नो, पक्का है। इसका होमवर्क आपको सबको कंप्लीट करना है। अब यदि आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, होमवर्क दिया है ना मैंने कुछ, उस होमवर्क को यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं, पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे यदि याद है, तो हम जो टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम आप जानते हैं क्या, बताओ कितने लोगों को पता है नाम, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार मैं फिर से है ना क्या कर दूं,
रिकॉल कर दूं कि ये आपके पास में जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है v ऑफ टी बराबर vm साइन ओमेगा टी, यहां पर vm जो है ये है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है, vm क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा टी आपका फेज एंगल है, और इस ओमेगा के आपके पास में दो फॉर्मूले हैं, एक तो है 2 पाई एफ और एक है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, इतना बेसिक पता है। इसकी जो वेवफॉर्म बनेगी, जो ग्राफ बनता है, ये बराबर इतना ही बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अब मैं मेन पॉइंट पे बात करता हूं, एवरेज वैल्यू। अब इसे आप रिकॉल कर सकते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी आपने एवरेज निकालना सीखा है, एवरेज वेलोसिटी निकालना सीखा है। यदि आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो, अरे सीखा है या नहीं सीखा है बताओ भाई। यस, डेफिनेटली आपने सीखा ही होगा। नाउ यदि सीखा है तो फिर हम एक काम करते हैं, कैसे एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, सोच सकते हो क्या? थोड़ा सोचिए, क्योंकि मैं तो यहां पर सीधा सीधा स्टार्ट करने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम एक हेडिंग डाल लेते हैं। देखो, एक तो इसका नाम है एवरेज वैल्यू, या फिर आप इसे कहेंगे मीन वैल्यू। ठीक है, एवरेज निकालना सबको आता है, मैं ऐसा मान रहा हूं, लेकिन जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे। भाई हर किसी को आता हो जरूरी तो नहीं है, कुछ लोग भूल चुके होंगे, है ना, कुछ को याद होगा। तो मुझे बताओ, गिवन इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है? गिवन इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है आपके पास में, वो है v ऑफ टी बराबर vm साइन ओमेगा टी। v ऑफ टी बराबर vm साइन ओमेगा टी, ये आपके पास में गिवन वैल्यू है। यदि ये गिवन वैल्यू आपके पास में है तो जो एवरेज वैल्यू रहेगी, एवरेज वैल्यू रहेगी, इसे या तो मैं v एवरेज से डिफाइन ऐसे करूंगा, या फिर देखो कभी कभी आपको ऐसा सिंबल मिलेगा। देखो ये ऐसा लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला जो सिंबल होता है, उनके बीच में v को लिख देते हैं, तो इसका मीनिंग भी एवरेज वैल्यू, ये पता होना जरूरी है भाई। कभी कभी सिंबल का खेल हो जाता है और फिर आप कहोगे खेला हो बे। ओके, लेट्स सी फर्दर। तो v एवरेज जो लिखा जाएगा फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, हम यहां पर बात करते हैं 0 से लेकर के t तक, v ऑफ टी डी टी अपॉन अगेन 0 से लेकर के t तक और dt। ठीक है, जो लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, यहां पर मैं रिकॉलिंग के तौर पे लिख रहा हूं कि यदि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन हो तो भैया v एवरेज जो आप लिखते हो t1 से लेकर के t2 तक v ऑफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 तक dt। तो जो v एवरेज आपके पास में आता है वो आता 1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 तक v ऑफ टी डॉट dt। लेकिन यहां पर जो हमको चलना है वो आपको टाइम पीरियड के उसमें चलना है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है। लेकिन यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है? देखो मैं आपको सिंपल कर दिया हूं, अदरवाइज मैं इसको लिखता इसी फॉर्मेट में था। देखो सिर्फ वेलोसिटी ही तो लिख रही है, सिर्फ वेलोसिटी की जगह यहां पर वोल्टेज की इक्वेशन आ रही है, यस और नो, बस। लेकिन यहां पर हम शुरू कहां से करते हैं? 0 से, और कहां तक पहुंचते हैं? t तक। t क्या है? टाइम पीरियड। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है
उस नोट को जरा आपको समझना है। जो मैं नोट यहां पर लिखवा रहा हूं ये आपको हेल्प करेगा सवालों को डील करने के लिए। नोट ये है बेटा, when given function is symmetric, अब ये क्या सिमेट्रिक है वो मैं बताऊंगा, about time axis, symmetric about time axis, then average value is calculated over a half cycle and for asymmetrical functions calculated over full cycle। अब देखो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, दो आपको ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, दो ग्राफ बना रहा हूं मैं। जैसे ये एक वेवफॉर्म मैं यहां पर बनाऊंगा और एक वेवफॉर्म मैं यहां पर बनाऊंगा। अब समझना यहां पर क्या हुआ, ये, ठीक है, और ऐसे ही मैंने एक यहां पर बना दी, ये, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, सर इसमें आपने टाइम एक्सिस कौन सी है कुछ मेंशन नहीं किया, तो भैया कॉमन सेंस ये था कि ये v ऑफ टी होगा तो ये t होगा, ये v ऑफ टी होगा और ये आपका t होगा, तो टाइम एक्सिस ये हो गई। अब यहां पर देखिए ये प्लस माइनस, तो साइकिल कहां तक कंप्लीट हुई, यहां तक, यस और नो, क्योंकि फंक्शन ने अपने आप को इस जगह से रिपीट किया। ऐसे ही यहां पर देखो ये प्लस है लेकिन उसके बाद माइनस में कुछ भी नहीं है, और फंक्शन ने अपने आप को यहां से रिपीट किया, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक पूरी साइकिल बन गई। लेकिन जो ऊपर वाला ग्राफ है ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। देखो आधे पोर्शन के बाद में ये जो है ये आधा पोर्शन हो गया, जितना आधा ऊपर है उतना ही आधा इधर नीचे है, तो ये हो गया है आपका सिमेट्रिक फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है। और ये वाला कैसा है, ये वाला असिमेट्रिक फंक्शन है। कैसा है, असिमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि अब ये असिमेट्रिक है, वो वाला सिमेट्रिक है, तो इसलिए हम यहां पर हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहां पर फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब क्यों ऐसा है उसको समझने के लिए मैं आपको देता हूं एक एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं और आराम से आप मेरे साथ में लिखते हुए चल सकते हैं। अ सप्लाई वोल्टेज इज गिवन बाय, अ सप्लाई वोल्टेज इज गिवन बाय एक्सप्रेशन v ऑफ t बराबर Vm साइन ओमेगा t, और मैंने आपको लिख के दे दिया फाइंड एवरेज वैल्यू। बस मैंने इतना लिख के छोड़ दिया, बस मैंने इतना लिख के छोड़ दिया। तो अब क्या होगा बताओ भैया, क्या होगा, कैसे करें। तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको गिवन क्या है, गिवन है v ऑफ t बराबर का Vm साइन ओमेगा t, और एवरेज वैल्यू आप जानते हैं कि भैया v एवरेज जो आएगा वो आएगा 0 से लेकर के t तक v ऑफ t dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक dt। यस और नो, तो आपने बोला सही है सर जी। चलो
तो वैल्यूज को पुट करूंगा तो आपके पास में देयरफॉर वी एवरेज कितना लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी तक Vm साइन ओमेगा टी डी टी, और नीचे आएगा 0 से लेकर के t तक dt। इट एम्प्लाइज वी एवरेज, बोलो कितना हो जाएगा, Vm कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये इंटीग्रेशन में 0 से t तक साइन ओमेगा टी dt बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, t बनेगा। सही बात है। सो इट एम्प्लाइज वी एवरेज बराबर, देखिए ये आएगा Vm अपॉन टी इंटू ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये रिजल्ट आपको याद है, 0 टू एन टी साइन ओमेगा टी डी साइन के ओमेगा टी डी टी कितना आता है रिजल्ट, 0। तो भैया यहां से आपको एवरेज वैल्यू मिल गई 0। पर सर आपने कहां पर लिखा है इसमें कि ये जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, ये कैसे पता लगा, कैसे पता लगा भाई। तो v ऑफ t बराबर Vm साइन ओमेगा t का ग्राफ कैसा आता है, ये ऐसे लिखते ना, तो ये तो हमें पता है ना ऑलरेडी कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है, ये बात मुझे पता है। तो v एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सिमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो याद रखना, फॉर सिमेट्रिक फंक्शन एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल या फुल साइकिल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो भैया इसके लिए फिर मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे करना ये चाहिए कि आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओवर अ हाफ साइकिल, ओवर अ हाफ साइकिल। तो भैया हाफ साइकिल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आप वी एवरेज लिखोगे वो लिखोगे 0 से लेकर t/2 तक v ऑफ t dt, और ये हाफ साइकिल है तो देखो ऊपर और नीचे की लिमिट हमेशा सेम रहती है, ध्यान रखना। तो हाफ साइकिल मतलब आधा कर दिया, तो आधा टाइम कितना होगा, t/2। आधा टाइम कितना होगा, आधा टाइम होगा आपके पास में t/2। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। इसको सॉल्व करो सर, कैसे सॉल्व करें, तो लिखो v एवरेज बराबर इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक, ये आएगा Vm साइन ओमेगा टी डी टी, और नीचे क्या बचने वाला है बेटा, t/2 बचने वाला है। यस और नो, नीचे t/2 बचेगा। अच्छा अब एक चीज और देखो, यहां पर ये नीचे का 2 ऊपर जाएगा और Vm यहां से बाहर निकलेगा, तो आपके पास में v एवरेज जो बचेगा वो बचेगा 2Vm अपॉन टी। सही है। और इधर में इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेकर के t/2 तक, और ये आएगा साइन ओमेगा टी डी टी। अब यदि बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर माथा फोड़ने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलो बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या करोगे, फटाफट बोलो। तो ये आएगा 2Vm अपॉन टी, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो टी के अंदर में नंबर है उससे डिवाइड होता है, यदि आपको याद आ रहा है बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन साइन ऑफ ax प्लस बी डी एक्स कितना आता था, माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन ए, याद है, वही मैंने यूज किया है। चलो तो अब मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं, ओमेगा को बाहर ले लेता हूं कि अंदर ही रहने दूं। देखो जैसी आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पे वी एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस 2Vm अपॉन ओमेगा टी, और यहां पर कॉस ओमेगा टी की लिमिट लगने वाली होंगी कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक। तो इट एम्प्लाइज, फटाफट पुट करते हैं लिमिट्स को, तो v एवरेज बराबर देखो माइनस का 2Vm अपॉन ओमेगा की जगह आएगा 2 पाई अपॉन टी, और ये आएगा t, कॉस
ओमेगा की जगह रखो 2π/t, इंटू टी की जगह आएगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा की जगह आएगा 2π/t इंटू 0। यस और नो? अरे बोलो भाई। चलो अब देखो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो वी एवरेज यहां कितना बन रहा है? यहां बन रहा है माइनस का Vm/पाई। अंदर चलते हैं, टी से कटेगा टी, 2 से कटेगा 2, तो ये आएगा कॉस पाई माइनस ये क्या आएगा कॉस 0। सही है क्या? चलो कॉस पाई की वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा? वी एवरेज बराबर माइनस का Vm/पाई, कॉस पाई आएगा -1 माइनस कॉस 0 आएगा 1। तो भैया जी वी एवरेज बराबर देखिए ये आएगा 2Vm/पाई, और ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है पता है? इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 0.63 टाइम्स Vm। करके देख लो, पाई की जगह 3.14 रखो, पुट करो, डिवाइड करो, यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो भैया ये दोनों वैल्यू जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से समझना, गिवन फंक्शन आपके पास में v(t) बराबर है Vm sin ω(t). ठीक है, तो उस केस में एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल, तो आप लिखेंगे v एवरेज बराबर 0। और यही आपसे बोला जाए, सिर्फ लिखा है एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल, तो भैया जी ये आएगा v एवरेज बराबर 2Vm/पाई, या मैं इसे लिख सकता हूं 0.63 टाइम्स Vm। यस, और कुछ भी नहीं बोला है। when nothing given about जब कुछ भी नहीं बोला हो, मतलब कि फुल साइकिल में निकालना है या हाफ साइकिल में निकालना है, तो क्या करना है? when nothing given यूज योर ब्रेन। है ना आपके पास कि नहीं है? दिमाग का इस्तेमाल करना है कि भैया हाफ साइकिल निकालूं या फुल साइकिल निकालूं। जैसे मैं एक एग्जांपल करता हूं तभी आपको समझ में आएगा। मेरे से सिंपल सवाल बोला गया है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, फॉर I(t) बराबर 100 sin 314t। बस इतना ही लिखा है। अब बताओ मैं क्या करूं? फटाफट देखो और बताओ मैं क्या करूं? सर यहां तो कहीं मेंशन ही नहीं है कि हाफ साइकिल निकालना है या फुल साइकिल निकालना है, कुछ भी नहीं दिया गया है। मैं बोला हाँ यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, कुछ भी नहीं लिख के दिया इन्होंने, क्या करूं फिर? बोलो भाई बोलो, बोलो क्या करूं? कॉमन सेंस क्या लगाऊंगा? कॉमन सेंस। आपको गिवन क्या है? गिवन है I(t) बराबर Im sin ω(t) जैसा फंक्शन है क्या? ये देखना जरा, ये कुछ ऐसा दिया है क्या? अब सोचो, यदि आपको v(t) बराबर Vm sin ω(t) देते तो आप v एवरेज लिखते 2Vm/पाई या फिर 0.63 टाइम्स Vm। सही है ना? अरे लिखते या नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते। देखो कुछ भी मेंशन नहीं किया तो अपना दिमाग लगाना है, और दिमाग लगा के क्या रिजल्ट निकल के आएगा? क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि भैया
ये साइन ओमेगा टी दिया है, फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है, फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है, तो मैं हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट करूंगा। तो भैया आई एवरेज जो आएगा वो आएगा 2im अपॉन पाई या 0.63 im। तो यहां पर 0.63 इंटू 100, तो आंसर इज 63 एम्पियर। 63 समझ में आया? ये दिमाग का खेल है। इस चैप्टर में आपको हर जगह आपके दिमाग को चौकन्ना रखना पड़ेगा, आपको दिमाग को चौकन्ना रखना पड़ेगा, यस और नो। ठीक है, चलो एक सवाल और करवाता हूं मैं, लेकिन इस बार सवाल थोड़ा सा अलग है। मैंने सवाल लिख दिया है फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर गिवन फंक्शन। कई लोग सोच रहे होंगे सर पीपीटी क्यों नहीं लेके आए, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं, पीपीटी में टाइम वेस्ट करने जैसी वाली कोई बात नहीं है। आप देखिए तो सही, यहां पे आपको कुछ मजेदार सिखाते हैं हम हमेशा। ये ऐसे दिया है, फिर ये ऐसे दिया है, फिर ये ऐसे दिया है, यहां तक आपको फंक्शन लिख के दिया है। यहां पर बोला गया है ये है पाई, ये है 2 पाई, और ये लिखा गया है 3 पाई। फिर यहां लिखा है कि ये तो टी है, ये क्या है, टी है, ये है आपका v ऑफ टी, और एक और चीज यहां लिख के गया है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये है Vm, इतना गिवन है। अब बताओ कैसे करें, सोचो, दिमाग लगाओ। सर ऐसा तो आपने अभी तक पढ़ाया ही नहीं, आप तो डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं हमसे, ये नहीं चलेगा सर, ये कैसे चलेगा बताना सर, आपने कब पढ़ाया ऐसे ग्राफ से? मैंने यही बोला, देखो इस चैप्टर में जो सवाल आएंगे वो ग्राफिकल भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, मैंने ये बोला, मैंने क्या बोला, हो सकते हैं। तो अब पहले तो देखो बहुत सारी चीजों पे फोकस करो। कौन कौन सी बहुत सारी? कि वेदर द फंक्शन इज सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। तो आपने बोला सर जी फंक्शन कैसा है, असिमेट्रिक है। तो असिमेट्रिक है तो आपको कंप्लीट साइकिल चाहिए। अब कंप्लीट साइकिल कहां से मानी जाएगी? देखो ये, अरे रे रे रे, देखो यहां से बाद में फंक्शन इस जगह से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब ये आपकी एक साइकिल हो गई, और यदि एक साइकिल हो गई तो भैया आपने जो v एवरेज लिखना है वो लिखना है 0 से लेकर के t तक v ऑफ t dt अपॉन 0 से लेकर के t तक और dt। क्या ये बात सही है? लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या सर v ऑफ t की इक्वेशन नहीं पता, पता है क्या? नहीं। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो फंक्शन है ये आपका साइन फंक्शन का पार्ट है यहां तक, उसके बाद में फंक्शन हो रहा है 0। तो आपको इन केसेस में फंक्शन डिफाइन करते आना चाहिए। मतलब v ऑफ t बराबर आएगा Vm साइन ओमेगा टी, कब? 0 से लेकर के ये ओमेगा टी की वैल्यू है पाई, और v ऑफ t बराबर आएगा 0 कब? जब ये पाई से लेकर के और 2 पाई तक है। अब देखो यहां पर एक चीज, जो पेज फंसता है उस पेज को समझते हैं। वो ये है, ये तो उसने दिया है, लेकिन यदि मैं अपना दिमाग लगाऊं तो यहां पर देखो, यहां तक है आपकी पूरी एक साइकिल टाइम पीरियड की, तो ये वाला पॉइंट क्या t/2 बन जाएगा? यस। मतलब मैं इसे लिखूंगा 0 से लेकर के ओमेगा टी जो जा रहा है t/2 तक, और यहां t/2 से जा रहा है t तक। एक और पॉइंट जो आपने शायद यहां पर नोटिस किया कि मैंने लिखते समय इनका इक्वल हटा दिया, क्योंकि ये दोनों जगह आ रहा है ना? बस यही खेल है। क्यों ऐसा कर रहा हूं? रीजन समझो, हमें लिमिट चाहिए टाइम के फॉर्म में, हमें लिमिट किसके फॉर्म में चाहिए? t/2 t के फॉर्म में।
और उसने जो यहां पर टाइम दिया वो टाइम ना देते उसने एंगल दे दिए। तो ये कॉमन सेंस हमें लगाना है। तो मैं एक सवाल के अंदर में बहुत सारी चीजें करवा रहा हूं, तो इस पे ध्यान दें। अब यदि कोई ये कह रहा हो सर फिर एक एक करते हुए और सारे सवाल करवा दो कि एक बार ये ले लो एक बार ये ले लो, तो भैया एक एन नंबर ऑफ सवाल करवाने पड़ेंगे, इतनी वैरायटी यहां पर बन सकती है। यस, ओके, चलो यहां तक क्लियर हो गया बस। तो देयरफॉर आपका जो वी एवरेज आएगा वो देखो कहां से कहां तक है, 0 से टी है, लेकिन अब आपने इसे तोड़ दिया है तो ये हो जाएगा 0 से t/2 तक Vm साइन ओमेगा टी डी टी और प्लस t/2 से लेकर के t तक, लेकिन यहां पर फंक्शन क्या है, 0 है, अपॉन इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t/2 तक और dt। कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत? पक्का? चलो तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसकी तो वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, इसकी क्या आएगी, बस यही सोचनी है। तो देखो इट एम्प्लाइज वी एवरेज जो आएगा, देखो नीचे क्या आएगा, सॉरी यहां पे मैंने t/2 क्यों लिख दिया यार, यहां तो t ही चलेगा ना, नीचे आएगा t और यहां से Vm आएगा बाहर, तो भैया Vm अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक साइन ओमेगा टी डी टी। इट एम्प्लाइज वी एवरेज जो आएगा Vm अपॉन टी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और 0 से t/2 तक। अब देखो बार बार यही इंटीग्रेशन आने वाले हैं इस चैप्टर में, इसलिए मैंने वो हिंट वाली चीजें पहले ही बताई थी। अब ये t/2 है और मैंने बोला था n इंटीजर होना चाहिए, तो पता लगा तुम लिख दो n t/2 आंसर आएगा, नहीं, Vm बाई टी माइनस बाहर ओमेगा बाहर, ये आएगा कॉस और ओमेगा की जगह 2 अपॉन टी इंटू t/2 माइनस कॉस 0। अच्छा देखो ये कटेगा -1 -2 आएगा यहां से, तो वी एवरेज कितना आएगा जरा देखना बेटा, -Vm अपॉन 2 अपॉन टी इंटू टी इंटू -2। यस और नो? देख लो भाई यहां पर इस जगह पर ध्यान से देखो, और यदि देख लिया है तो देखो t से कटेगा t, 2 से कटेगा 2, माइनस माइनस प्लस, सो अब आपके पास में वी एवरेज कितना आ जाएगा, Vm अपॉन पाई। कैन यू रिमेंबर द रिजल्ट एज वेल एज? देखो रिजल्ट याद मतलब देखो हर चीज रटनी नहीं है, लेकिन मैं आपको यदि बोल रहा हूं ना इस चीज को ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ये एकदम बेसिक सा सवाल है। ये कैसा सवाल है, एकदम बेसिक सा सवाल है, इसलिए मैंने ये चीज आपको बतलाई। यस और नो? नाउ एक सवाल और करवाता हूं, फिर हम अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। क्या बात है सर? यस बेटा। अच्छा किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है ना सर, कभी तो करंट लिखवा देते हैं, जैसे मैंने अब आई ऑफ टी लिखवा रहा हूं, कभी कुछ लिखवा देते हैं, कभी कुछ लिखवा देते हैं। देखो ये, फिर ये, फिर ये, यहां लिखा है टी, 2t, 3t एंड सो ऑन, और इस जगह पे लिखा है IM। करने के तरीके दो हैं। अब कौन बुद्धिमानी का प्रयोग करता है और कौन जबरदस्ती की मजदूरी करता है, ये उसके हाथ में है। करो भैया।
तो आप लिखेंगे सर जी वी एवरेज बराबर फंक्शन कैसा है, असिमेट्रिक, नीचे तो आ ही नहीं रहा तो असिमेट्रिक, तो आप किसके लिए करोगे, एक पूरी साइकिल, फंक्शन देखो यहां से रिपीट हो रहा है तो ये पूरी एक साइकिल हो गई आपके पास में, यस और नो। तो आप लिखोगे वी एवरेज कितना, इंटीग्रेशन 0 से टी वी ऑफ टी और डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से टी तक और डी टी तक, यस और नो। क्या ये बात सही है, क्या ये वाली बात सही है या नहीं है, तो आपने बोला हां सही है। अब सॉरी वी नहीं आएगा, आई आएगा, आई एवरेज आएगा, आई ऑफ। अब देखो, अब यहां पर आई ऑफ टी मतलब इसकी इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन कैसे मिलेगी बताना जरा, इक्वेशन बताओ कैसे मिलेगी। तो भैया ये स्ट्रेट लाइन है तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो c तो 0 है, y इंटरसेप्ट है नहीं, ओरिजिन से स्टार्ट, ओरिजिन से है, यस और नो। आपने बोला हां सर जी। दूसरा m क्या है, स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं, तो m निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो एक पॉइंट है आपका 0 0 से, दूसरा पॉइंट कितना आएगा t कॉमा आई एम, अरे सही है ना, इस पॉइंट के लिए मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x पहले लिखूंगा y बाद में लिखूंगा। तो भैया देखो ये x1 y1 ये x2 y2, तो m बराबर कितना आएगा, आई एम अपॉन, सही है। तो भैया इक्वेशन क्या बनेगी, y मतलब आई ऑफ t बराबर m आई एम अपॉन टी, और x क्या है, सही है, अरे देख लो सही है ना, हां सर जी सही तो है। बस तो अब आप सॉल्व करेंगे तो आई एवरेज बराबर आएगा 0 से t तक आई एम अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन कुछ तो भी छूट रहा है ऐसा लग रहा है, सॉरी बेटा टी है ना, ये टी और इंटू डी टी, और ये आएगा 0 से टी डी टी तक। चलो एक काम करो ना, इसको तो मैं सॉल्व करके सीधा ही लिख दूं, कितना आएगा टी, तो आई एवरेज देखो कितना आएगा, ये आई एम अपॉन टी और ये टी, तो क्या बाहर आ जाएगा, आई एम अपॉन टी स्क्वायर बाहर आएगा, और 0 से टी तक टी डॉट डी टी, तो आई एवरेज कितना आएगा, आई एम अपॉन टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगी 0 से टी तक। सही है क्या, बोलो भाई सही है। सॉल्व करेंगे तो इट इंप्लाइज आई एवरेज बराबर आई एम अपॉन टी स्क्वायर इंटू ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो भैया आई एवरेज आ गया है आपके पास में आई एम अपॉन 2, सही है, अरे बोलो। अब बात करते हैं बुद्धिमानी की, आई एवरेज बोलो कितना आएगा, आई एवरेज जो आएगा वो आएगा 0 से लेकर के टी तक आई ऑफ टी डी टी अपॉन 0 से टी तक डी टी। बुद्धिमानी क्या, इंटीग्रेशन y डॉट dx का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, यस और नो, होता है या नहीं होता है। तो भैया 0 से टी आई ऑफ टी डी टी का मतलब एरिया अंडर कर्व ही रहेगा ना, यस और नो। और यदि आप लिखोगे तो देखो आई एवरेज बराबर, नीचे तो डिनोमिनेटर में टी मिलेगा, ऊपर एरिया चाहिए, एरिया किसका, इसका, बोलो कितना एरिया आएगा, हाफ बेस और हाइट,
तो यू आर गेटिंग आई एवरेज आई एम अपॉन 2। सही है, इतनी सी देर में। लेकिन यहां पर आपने इतना देर खेला, तो देखो ये डिपेंड करता है कि उस समय जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप क्या दिमाग लगा रहे हो। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर ये दिमाग आपने यहां पर क्यों नहीं लगवाया, कहां गया ये वाला फंग्राफ, ये वाला। तो भैया इसका एरिया निकालना हमें नहीं आता, ये कोई सर्कल नहीं है, ये दिखता सर्कल जैसा शेप लग रहा होगा लेकिन ये ऐसे रहता है फंक्शन। तो ये सर्कल वर्कल नहीं है कि जिसका एरिया मैं निकाल के बता दूं। यस और नो? ये तभी आप कर पाओगे जब आपके पास में कैसी चीजें होंगी, ऐसा कोई ग्राफ आ जाए तो भैया आपको क्या करना है, एरिया निकाल लेना है और इस टी से डिवाइड कर देना, यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर। क्या बोलते हो, सही है? नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो टॉपिक है उसका नाम है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इसकी फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या कहता है कि भैया जो भी गिवन फंक्शन है उनका पहले स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज लो और फिर उसका रूट ले लो, तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, आरएमएस वैल्यू मिलेगी। मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं, फाइंड डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू इन एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी में इसकी एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन दे रखी है, वो याद ही करनी है। वो क्या कहती है भैया कि आरएमएस वैल्यू जो होती है किसी एसी करंट की, जो आरएमएस वैल्यू होती है वो उस डीसी वैल्यू के बराबर होती है जो किसी रजिस्टर में उतना ही करंट प्रोड्यूस कर सके। बराबर मतलब आपने देखो एक सिंपल बात लॉजिकली मैं समझाऊं तो भले मैंने ये आपको होमवर्क दिया लेकिन इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक रजिस्टर है आर, ठीक है, ये एक रजिस्टर है आर। अब इसमें से मैंने एक बार तो आपका आई ऑफ टी फ्लो कराया और एक बार मैंने पहली बार ऐसे किया, अगली बार सेम उसी रजिस्टर में से दूसरी बार मैंने क्या किया, कोई करंट आई फ्लो कराया। तो इस आई करंट के कारण इस आर में जो हीट प्रोड्यूस हुई दैट इज आई स्क्वायर आर। तो कितना एसी करंट फ्लो कराऊं, कितना एसी करंट फ्लो कराऊं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसकी आरएमएस वैल्यू। या इन शॉर्ट ये कहिए कि जैसे मान लो यहां पर करंट फ्लो कर रहे हैं आर रजिस्टर्स में से, तो आपने जब करंट फ्लो कराया तो इसकी हीट मेजर करी, तो अब मैंने रजिस्टर लिया और इसमें कितना डीसी करंट फ्लो कराऊं, कितना डीसी करंट फ्लो कराऊं कि जितनी हीट इसमें प्रोड्यूस हुई थी उतनी ही इसमें भी हो जाए। तो ये जो डीसी वैल्यू निकल के आ रही है दैट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस एसी करंट। गेटिंग? नहीं आ रहा, समझो मैंने क्या बोला, एक रजिस्टर है, इसमें से मैंने एसी करंट फ्लो कराया, तो एसी करंट फ्लो कराया तो रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हीट प्रोड्यूस करती है। यस और नो? हाँ। अब मैंने उसी रजिस्टर को लिया और उसमें से अब मैंने क्या किया, डीसी करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया। अब यहां की जो हीट है वो मैंने मेजर कर ली किसी ना किसी डिवाइस से, तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे यहां कितना करंट फ्लो कराना पड़ रहा है, तो उस डीसी करंट की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू कहते हैं। जो एसी की आरएमएस वैल्यू आएगी वो उतनी ही आएगी जितनी इस डीसी के कारण यहां पर हीट फ्लो पर मिल रही। श्योर? चलो अब हम बात कर रहे थे आरएमएस वैल्यू की, तो आपके पास में गिवन क्या है, वी ऑफ टी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी आपको गिवन है। अब मैंने आपको क्या बोला है, आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है, पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर, फिर एवरेज और फिर रूट लेना है।
तो भैया आपने क्या किया, स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा वी स्क्वायर ऑफ टी वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर क्या करना है, मीन का मतलब आपको लेना है एवरेज और फिर रूट लेना है, उल्टा चलना होता है। तो भैया इसलिए वी आर एम एस को डिफाइन किया जाएगा, देखो ये मैंने रूट लगा दिया, जो सबसे लास्ट स्टेप करेंगे, यस और नो। यहां पर एवरेज लेना है इसका, तो 0 टू टी वी स्क्वायर ऑफ टी डी टी अपॉन 0 से टी तक और डी टी। अब यहां पर यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाफ साइकिल के लिए लूं या फुल साइकिल के लिए लूं, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो जो नीचे का माइनस वाला फंक्शन था वो अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है, डरो मत, लग भी रहा है तो डरो मत। तो भैया देयरफॉर वी आर एम एस वैल्यू कितनी आएगी, तो भैया ये बड़ा सा रूट है, देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां आपको तो टी मिलने वाला है, इंटीग्रेशन में 0 से टी तक, तो भैया आपने किया वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। चलो आगे बढ़ो, इट एम्प्लाइज वी आर एम एस बराबर, देखो ये अंडर रूट है, ये टी बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, तो आपने लिखा वीएम स्क्वायर अपॉन टी, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब मैं चूंकि इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां पर बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि भैया 0 से एन टी तक साइन स्क्वायर के ओमेगा टी डी टी कितना होता है, एन टी बाई टू। तो यहां पावर कितनी है, 1 है, ध्यान रखना वी स्क्वायर इधर है, नहीं तो कई लोग है ना इसमें भी कंफ्यूज घूमेंगे कि सर ये कैसे आ गया, ठीक है, यस। तो भैया आगे बढ़ो, सो देयरफॉर वी आर एम एस कितना आएगा, ये अंडर रूट चल रहा है, ये आपका वी एम स्क्वायर चल रहा है, नीचे टी चल रहा है इनटू, यहां टी के आगे क्या नंबर है, 1, तो एन टी बाई टू, तो 1 इंटू टी बाई टू मतलब क्या मिलेगा, टी बाई टू यहां पर मिलेगा। अब देखो टी से टी तो कैंसल, तो वी आर एम एस आपको कितना मिलेगा, वी एम अपॉन रूट टू, क्यों, टी से टी कैंसल, तो वी एम, तो वी एम टू का रूट टू। ये है एक और रिजल्ट जो आपको क्या रखना है, जो आपको क्या रखना है याद। अच्छा एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा ही लेता हूं मैं, और वीएम अपॉन रूट टू को यदि सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.707 वीएम। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं 1 बाई रूट टू की वैल्यू याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह काम आती है, यस और नो, श्योर है, श्योर है। तो अब इस पे आपको इसके बाद में एक और छोटा सा पॉइंट सिखाने वाला हूं जिसे कहा जाता है फॉर्म फैक्टर। ये आपको हो सकता है डायरेक्टली ना पूछें, लेकिन आपको पता हो तो ठीक है। भैया फॉर्म फैक्टर कुछ नहीं होता है, ये एक रेशियो होता है जो होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो। क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। अब देखो हो सकता है कि आपको वो सवाल दे दें किसके फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन दे दिया और पूछ ले आपसे कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो बताओ, तो आंसर फिक्स होगा हमेशा इसका। क्यों होगा, क्योंकि देखो आरएमएस वैल्यू आएगी आपकी वीएम अपॉन रूट टू, और ये कितनी आएगी, अरे एवरेज वैल्यू कितनी आएगी 2 वीएम अपॉन पाई।
अच्छा, Vm अपॉन √2 को मैं लिख सकता हूं 0.707 Vm और इसे क्या लिख सकता हूं 0.63 Vm। यस और नो? अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हैं और लिख सकता हूं। तो अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1.11। अब ये मत कहना सर 1.109 आ रहा है। ठीक है यार, उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है। सवाल कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊं क्या? क्या वो भी मैं बताऊं? ओरली देखो, अब जाहिर सी बात है फिर वही चीजें होती हैं। मैंने पानी अच्छे इस बार कि फिर थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा कभी भी पढ़ाई चली जाती हैं। यस और नो? अब मैं ओरली सवाल बना सकता हूं इसमें, देखो बहुत सारे सवाल बनेंगे। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछूं आपसे, फाइंड RMS वैल्यू फॉर करंट, find RMS value of current, find RMS value of current for I of t बराबर 100 sin 314t। ये सवाल याद है? ये सवाल याद है? इसकी हमने एवरेज वैल्यू निकाली हुई है। कब निकाली सर? लो 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 लो, इससे पहले निकाली होगी। नहीं, अरे इससे पहले हो। ये रहा, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर दिस। वही सवाल है, एवरेज की जगह आरएमएस लिख दिया। अब भाई मैं क्यों सॉल्व करूंगा? सीधा सीधा मेरे पास रिजल्ट है ना इसका। बताओ क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? तो भैया आई ऑफ टी आपके पास में दिया है 100 साइन 314t। सो बेसिकली आपको ये चीज दे रखी है आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। अब यहां देखो, यदि आपको v ऑफ टी बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी, तो V एवरेज आपको मिलता है 2Vm अपॉन पाई, दैट इज 0.63 Vm, एंड VRMS आपको मिलेगा कितना? Vm अपॉन √2, दैट इज 0.707 Vm। यस और नो? तो यहां पर फिर आप क्या लिखोगे बताओ? तो यहां IRMS जो बनेगा वो बनेगा Im अपॉन √2 या फिर 0.707 Im। और चूंकि इस सवाल में आपका यदि Im देखोगे तो वो कितना है? 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 70.7 एम्पियर। अब चाहे ग्राफ दे दे भले ही आपको, चाहे कुछ भी दे दे, नाउ इट्स अप टू यू हाउ मच प्रैक्टिस यू डू। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। यस और नो? लेकिन उससे पहले मैं एक रिजल्ट बताने वाला हूं जिसको मैं डिराइव नहीं करने वाला हूं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फाइंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज V ऑफ टी बराबर V1 साइन ओमेगा टी प्लस का V2 कॉस ओमेगा टी। ये है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं मैं, यदि पूछा गया तो डायरेक्टली ही पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये जो सामने के नंबर है इनका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो और रूट ले लो। ये रिजल्ट के तौर पे याद रखना है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं इसका रिजल्ट डिराइव नहीं करवा रहा हूं। रिमेंबर रिजल्ट ओनली, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करते करते तुम्हारे प्राण पखी उड़ जाएंगे। क्योंकि पहले क्या करना होता है? स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, भाई देखो पूरे का स्क्वायर करोगे, फिर उसकी एवरेज के लिए लगाओगे। अब V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर करना कितना आएगा? V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस
2v1v2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर आएगा। अब उसमें भी क्या होगा मैं आपको बताऊं, जो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है वो साइन 2 ओमेगा टी बनेगा, उसका 0 होता है, यस और नो, और बचे हुए का निकालोगे सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ओरली कर सकता हूं, लेकिन क्या होता है ना, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जब हम कहते हैं कि भैया इतना पॉइंट याद रख लो, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेज को भी समझना है। मुझे बताओ, यदि मैं हिंट दूं आपको, तो भैया इसकी जब आपको आरएमएस निकालना ही है, तो भैया आप तो ये अंडर रूट लगाओगे, ये 0 से t तक लगाओगे, अपॉन में वही 0 से t तक, और ये dt आएगा, और क्या करोगे, ये v1 साइन ओमेगा टी और प्लस v2 कॉस ओमेगा टी पूरे का स्क्वायर और dt। कर लो भैया इसको सॉल्व, यदि आपके पास में फुर्सत है तो। 10 मिनट से कम में तो तुमसे ये इंटीग्रेशन सॉल्व होना ही नहीं है, 10 मिनट से कम में इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होना है। हालांकि मैं जानता हूं कई लोग बोल रहे हैं सर 3 मिनट आपने वेस्ट कर दिए, उसकी जगह करवा देते। यदि मैं करवाने बैठता तो और कई लोग कंफ्यूज होते, सर ये वाला स्टेप कैसे आया। भाई जो कर सकता है वो कर लेना, जो नहीं कर सकता है वो छोड़ देना। यस, यस और नो, ओके। अब वैसे देखा जाए तो अब मैं लेक्चर समाप्ति की ओर पहुंच चुका हूं ऑलरेडी। आपको जो सवालों का लेवल नीट के हिसाब से, लेवल ऑफ नीट यदि मैं बात करूं, लेवल ऑफ नीट, तो भैया आपको क्या होगा, क्वेश्चन की वैरायटी कैसी आएगी कि आपको गिवन रहेगा कुछ v ऑफ टी बराबर vm साइन ओमेगा टी टाइप में आपको गिवन रहेगा, और आपको बोलेगा फाइंड एवरेज वैल्यू या बोलेगा फाइंड आरएमएस वैल्यू। यही सिंपल रहेगा, और आपको हमेशा क्या करना है, एवरेज वैल्यू में, अब ये जैसे फाइंड एवरेज वैल्यू मैंने बोलिए यहां पे ये कर दिया, तो ये कितना आएगा 2vm अपॉन पाई या 0.63 टाइम्स vm लगा लेना। यहां पर आप vm अपॉन √2 लगा लेना या 0.707 vm लगा लेना, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये नीट का लेवल है जो मैंने आपको कराए हैं। अब देखो एग्जामिनर चाहे तो भैया वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, लो अब देखो अब ये उनके लिए है, जैसे मान के जो मैंने ये ऐसे दे दिया, तो भैया ये तो कॉस फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन है, कॉस फंक्शन है। तो फिर अब आपको जब वी एवरेज निकालना है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि यार ऊपर तो मैं 0 to t/2 cos ओमेगा टी dt ही लूंगा, और नीचे वही t तक ही जाएगा। क्यों, तो ये फंक्शन सिमेट्रिक है तो यहीं तक लेना पड़ेगा। यस, अब ये मैंने हिंट के तौर पे बताया है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन दैट। तो फिर सर आपने जो 2 रिजल्ट करवाए भैया ये भूले भटके हैं, ये कौन है, भूला भटका, एग्जामिनर की पहुंच गया, उसको जोश चढ़ गया, तो फिर देखो ये इसी लेवल के सवाल आएंगे। अच्छा फिर सर ये कराया, अरे भाई ये कोई सवाल थोड़ी है, कौन सा सवाल है बताओ, आरएमएस वैल्यू आपको पता है, एवरेज वैल्यू पता है, इन दोनों के रेशियो को एक नाम दे दिया बस, फॉर्म फैक्टर, और कुछ भी नहीं है, आंसर 1.11 ही आएगा। फिर ये कर दिया हमने, कहां गया, ये तो आरएमएस वैल्यू है। अच्छा डेफिनेशन मैंने होमवर्क में दी है, एनसीईआरटी में डेफिनेशन देखना जरूर। हाँ ये एक सवाल मैंने करवाया। अब एक बात बताओ, ये सवाल में कौन सा ऐसा बड़ा सीन था कि जो आप नहीं कर सकते थे, एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन पता है जो आपने यहां पे लगाई, कहां गई, ये रही, है ना। अब इसका मीनिंग इंटीग्रेशन ही तो है ये, और इंटीग्रेशन का ये मीनिंग एरिया अंडर करो हम कब से सीखते आ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से पता है हमें ये चीज, वही यूज की। बस क्या होता है ना, अब चूंकि मैं यहां पर इतनी देर से यही खेल खेल रहा हूं तो आपने सोचा कि ऐसे ही करना है, लेकिन जिनकी बुद्धि कुशाग्र है, जिनका दिमाग खुला हुआ है, वो हर समय चौकन्ने रहते हैं,
उनको तुरंत क्लिक हुआ कि यार एरिया अंडर कर्व निकाल लूं, फटाफट हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होता। होता है क्या? नहीं, अनलेस एंड अनटिल हम कुछ भूले ना हो, है ना। दैट्स इट, खत्म। ये सारी चीजें बेटा हमने आज सीखी हैं। देखो आज जो हमने लेक्चर में अभी जो सीखा है, अभी मेन चीज क्या है, आपको देखो फंक्शन की आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालते आनी चाहिए। मैंने नोट में जो पॉइंट लिखवाया है कि सिमेट्रिक फंक्शन और असिमेट्रिक फंक्शन वाला, उसको जरूर गो थ्रू करके रखें। सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है, लेकिन वो आपको नहीं पूछेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। मैं देखो, अब मैं चाहूंगा तो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पे एक लेक्चर सिर्फ एवरेज वैल्यू पे ले लूं, एक लेक्चर सिर्फ आरएमएस वैल्यू पे ले लूं, ऐसा भी होना पॉसिबल है। बिल्कुल ले सकता हूं। मैं सिर्फ एवरेज वैल्यू के अभी अनंत सवाल बना सकता हूं। अभी भी पेन मेरे हाथ में है, फटाफट में चाहिए जितने ग्राफ बना दूंगा और उसमें आपके सवाल निकलवा लूंगा। जैसे मैंने देखो ये पहले ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है रैंडमली। अब मैंने बोला कि ये फंक्शन जो है यहां से ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे गया, फिर यहां पे ऐसे ब्रेक हुआ, यहां पे ऐसे गया, ये ऐसे आया, तो ये कौन सी झोंपड़ी बना दी। मैं वही कह रहा हूं कि मैं कुछ भी डिजाइन कर सकता हूं। फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला भैया देखो ये ऐसे आया यहां तक और यहां से ये ऐसे चला गया। तो अलग अलग डिजाइन में कभी भी बना सकता हूं, बस मुझे फंक्शन लिखते आना चाहिए, लिमिट लिखते आनी चाहिए, और क्या है, कुछ नहीं। क्लियर? पर आपका नीट का लेवल वो यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, बस ये हो सकता है कि भैया इसमें v ऑफ टी की जगह वो बोले कि i ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी दिया है, तो भैया बस इतना ही तो फर्क है, बाकी सब सेम है और साइन ही देगा। कॉस में सेम मत लगाया ना, सॉल्व करना उसको, ठीक है। चलो, तो कहानी को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तो तब तक के लिए